ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा सूर्य से आने वाली गर्मी को रोक लिया जाता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी पर जीवन के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ही पृथ्वी हमारे रहने योग्य बनती है। पृथ्वी पर पनपने वाला हर जीवन सूर्य से आने वाली इसी ऊर्जा पर निर्भर करता है। वास्तव में वायुमंडल में कुछ गैस प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जो सूर्य से आने वाली गर्मी को रोकने का काम करते हैं, और इन्हीं गर्मी रोकने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसके अलावा जल वाष्प यानी वाटर वेपर को भी ग्रीन हाउस गैस में गिना जाता है। अगर इन गैसों की, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि अधिक हो जाए तो पृथ्वी के वायुमंडल में अतिरिक्त गर्मी जमा होने लगती है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने लगता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो यदि ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल से पूरी तरह समाप्त हो जाएं, तो पृथ्वी बिना जीवन के एक बर्फीली बंजर भूमि बन जाएगी, और बहुत अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को बहुत अधिक गर्म कर देंगी। तो अब सवाल यह है कि हमारे वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का सही संतुलन कैसे बना रहता है? इसका जवाब है कार्बन साइकिल, जो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। नासा के वैज्ञानिक बताते हैं, हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में अधिक से अधिक गर्मी को रोकने का कारण बन रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी की हवा और महासागरों का औसत तापमान बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग को अक्सर जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज से जोड़ा जाता है। औद्योगिक क्रांति के बाद से ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा मुख्यतः वनों की कटाई, कोयला और पेट्रोलियम उत्पादों के अत्यधिक उपयोग के कारण वायुमंडल में बड़ी मात्रा में ग्रीन हाउस गैस, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ है। हवा में इतनी अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के पहुंचने से हमारी पृथ्वी औसत से अधिक गर्म हो गई है। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का अनुमान है कि अगले कुछ दशकों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में इसी तरह वृद्धि जारी रहेगी। परिणाम स्वरूप पृथ्वी का औसत तापमान हर 10 साल में लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। पैनल का यह भी अनुमान है कि 21वीं सदी के मध्य तक ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया भर की, खासकर हाई लैटिट्यूड्स वाली जगहों पर ग्लेशियर के पिघलने से जल आपूर्ति में कुछ गंभीर बदलाव, जैसे जल संसाधनों में कमी देखने को मिलेंगी। परिणाम स्वरूप लाखों लोगों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा बिजली और सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी में कमी, कृषि उत्पादन में कमी और खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी होने की भी संभावना जताई गई है। IPCC डेटा यह भी सुझाव देता है कि आने वाले दिनों में हीट वेव्स और अत्यधिक वर्षा में वृद्धि होगी। मौसम के पैटर्न में बदलाव और अधिक तीव्र हो जाएंगे। मौसमी तूफान और अधिक शक्तिशाली, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और अधिक लगातार और लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी के बढ़ते तापमान को रोकने के लिए क्या किया जाए? ग्लोबल वार्मिंग की प्रवृत्ति को धीमा करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। दुनिया भर की कई सरकारें इस लक्ष्य की दिशा में काम कर रही हैं। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि ग्लोबल टेम्परेचर पहले ही बदल चुका है और संभवतः आने वाले वर्षों में इसमें बदलाव जारी रहेगा। IPCC का सुझाव है कि ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हमें तरीके तलाशने होंगे और साथ ही इसे धीमा करने या रोकने के प्रयास करने होंगे। इस दिशा में अब तक का सबसे बड़ा प्रयास क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस इमिशन को रोकने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित करने वाली पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि थी, जिसे क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। यह संधि मुख्य रूप से विकसित देशों पर केंद्रित है, क्योंकि विकसित देश ही कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन के प्रमुख कंट्रीब्यूटर्स माने जाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है।
यह प्रोटोकॉल वैज्ञानिकों के राय पर आधारित है जो यह बताती है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और संभावना अधिक है कि यह ह्यूमन एक्टिविटीज द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण हो रही है। क्योटो प्रोटोकॉल का पहला चरण 2012 तक चला। दिसंबर 2012 में क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि समाप्त होने के बाद क्योटो प्रोटोकॉल के सपोर्टर्स ने इस समझौते में संशोधन और दूसरी प्रतिबद्धता अवधि स्थापित करने के लिए कतार की राजधानी दोहा में मुलाकात की, जो दोहा अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। दोहा अमेंडमेंट में भाग लेने वाले देशों के लिए दूसरी प्रतिबद्धता अवधि 2012 से 2020 तक के लिए नए उत्सर्जन कटौती लक्ष्य जोड़े गए। हालांकि 2015 में 196 देशों द्वारा एक और कानूनी रूप से बाध्यकारी जलवायु संधि पेरिस एग्रीमेंट अपना लिया गया, जिसने प्रभावी रूप से क्योटो प्रोटोकॉल को रिप्लेस कर दिया। हालांकि 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल अभी भी तकनीकी रूप से लागू है, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट वास्तव में जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने वाला मील का पत्थर साबित हुआ। दोनों संधियां, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट, जलवायु परिवर्तन पर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत वातावरण में ग्रीन हाउस गैस इमिशन को स्टेबिलाईज करने और क्लाइमेट सिस्टम में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट में स्पष्ट रूप से अंतर यह था कि क्योटो प्रोटोकॉल में केवल डेवलप्ड नेशंस को कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम करने की आवश्यकता थी और प्रमुख कार्बन उत्सर्जक देश जैसे चाइना और इंडिया सहित डेवलपिंग नेशंस को कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं किया गया था। जबकि पेरिस एग्रीमेंट ने यह माना कि जलवायु परिवर्तन एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें दुनिया के सभी देशों से उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने का आह्वान किया गया है। पेरिस एग्रीमेंट का उद्देश्य एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर राइज को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखना और तापमान वृद्धि को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाना है। ग्लोबल वार्मिंग एक वास्तविक और गंभीर मुद्दा है। हालांकि हम ग्लोबल वार्मिंग को रातों रात नहीं रोक सकते, लेकिन हम गर्मी रोकने वाली गैसों का उत्सर्जन कम करके इसकी दर को धीमा जरूर कर सकते हैं और ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा को सीमित कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हम सभी को मिलकर व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने होंगे, वरना बहुत देर हो जाएगी।